फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। आज़ाद, ये सब आते ही अपनी मूंछों को ताव देता वो नौजवान आंखों के सामने आ जाता है जिसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानती है। एक युवा क्रांतिकारी जिसने अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण उत्सर्ग कर दिए, जो अपनी लड़ाई के आखिर तक आज़ाद ही रहा। दुनिया में जिस सरकार का सूरज अस्त नहीं होता था, वो शक्तिशाली सरकार भी उसे कभी बेरिया में जकड़ ही नहीं पाए। चंद्रशेखर हमेशा आज़ाद ही रहे, अपने आखिरी सांस तक। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबड़ा गांव में हुआ था। उनके सम्मान में अब इस गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी को अकाल के कारण अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाबड़ा का रुख करना पड़ा। वो भील जनजाति बहुल इलाका है और ऐसी वजह से बालक चंद्रशेखर को भील बालकों के साथ धनुर्विद्या और निशानेबाजी करने का खूब मौका मिला और निशानेबाजी उनका शौक बन गया। बालक चंद्रशेखर बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का था। पढ़ाई से ज़्यादा उनका मन खेल गतिविधियों में लगता था। इसके बाद वो घटना घटी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बालक चंद्रशेखर को झाकझोर कर रख दिया और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। वैसे तो पंडित चंद्रशेखर तिवारी को उनके दोस्त पंडित जी बलराज और की सिल्वर जैसे कई उपनामों से बुलाते थे, लेकिन आज़ाद उपनाम सबसे खास था और चंद्रशेखर को पसंद भी था। उन्होंने अपने नाम के साथ तिवारी की जगह आज़ाद लिखना पसंद किया। चंद्रशेखर को जाति बंधन भी स्वीकार नहीं था। आज़ाद उपनाम कैसे पड़ा, इस संबंध में भी एक रोचक उपकथा विख्यात है। हालांकि इस कथा का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिक्र किया है, लेकिन वो शुरुआती दौर से ही उनके बारे में सुनी सुनाई जाती रही है। यूं कि 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और बालक चंद्रशेखर एक धरने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर खड़ेघाट अपनी कठोर सजाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कड़क कर चंद्रशेखर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर ने स्वयं भाव से उत्तर दिया, मेरा नाम आज़ाद है। मजिस्ट्रेट ने दूसरा सवाल किया, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? आज़ाद का जवाब फिर लाजवाब था। उन्होंने कहा, मेरा पिता का नाम स्वाधीनता है। एक बालक के उत्तरों से चौंकित मजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल किया, तुम्हारी माता का नाम क्या है? आज़ाद का जवाब था, भारत मेरा माँ है और जेल खाना मेरा घर है। बस फिर क्या था, गुस्साए मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को 15 बेत लगाने की सज़ा सुना दी। बालक चंद्रशेखर को 15 बेत लगाए गए, लेकिन उन्होंने उफ तक ना किया। हर बेत के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने के बाद ये में उन्हें 3 आने दिए गए हैं, जो वो जेलर के मुंह पर फेंक आए। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें आज़ाद बुलाना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग कांड के बाद चंद्रशेखर को समझ में आया कि आज़ादी बात से नहीं, बंदूक से मिलेगी। हालांकि उन दिनों महात्मा गांधी और कांग्रेस का अहिंसात्मक आंदोलन अपने चरम पर था और पूरे देश में उन्हें भारी समर्थन मिल रहा था। ऐसे में हिंसात्मक गतिविधियों के पैराकार कम ही थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और सजा पाई।
लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जब आंदोलन वापस लिया गया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने बनारस का रुख किया। बनारस उन दिनों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। बनारस में वो देश के महान क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए। इन नेताओं से वो इतने प्रभावित हुए कि वो क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। इस दल ने शुरू में गांव के उन घरों को लूटने की कोशिश की जो गरीब जनता का खून चूसकर पैसा जोड़ते थे, लेकिन दल को जल्दी ही समझ में आ गया कि अपने लोगों को तकलीफ पहुंचाकर वो जनमानस को कभी अपने पक्ष में नहीं कर सकते थे। दल ने अपनी गतिविधियों को बदला और अब उनका उद्देश्य केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाकर अपनी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना बन गया। दल ने पूरे देश को अपने उद्देश्यों को परिचित करवाने के लिए अपना मशहूर पैम्फलेट द रिपब्लिशर प्रकाशित किया। इसके बाद उस घटना को अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे हर्फ में दर्ज है, काकोरी कांड। काकोरी कांड से कौन नहीं परिचित है, जिसमें देश के महान क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल्ला, अफजलुल्लाह खां, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह की फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। दल के 10 सदस्यों ने इस लूट को अंजाम तक पहुंचाया और अंग्रेज़ों को खजाने के लूट कर उनके सामने चुनौती पेश की। इस घटना के बाद दल के ज़्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। दल बिखर गया। आज़ाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। कई प्रयासों के बावजूद अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने में असफल रही थी। इसके बाद छुपते छुपाते आज़ाद दिल्ली पहुंचे, जहां के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारी के गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आज़ाद के अलावा महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए। तय किया गया कि एक नए नाम से नए दल का गठन किया जाए और क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। नए दल को नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आज़ाद को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया। संगठन का प्रेरक वाक्य बनाया गया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगा और वो फैसला ही जीत या मौत। दल ने सक्रिय होते ही कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया कि अंग्रेज सरकार एक बार फिर उनके पीछे पड़ गए। लाला लाजपत राय की मौत की बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या का निश्चय किया और चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों के पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और दल एक बार फिर बिखर गया। आज़ाद ने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जब दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, तब भी आज़ाद लगातार ब्रिटिश सरकार को चकमा देने में कायम रहे थे। अंग्रेज सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई और आज़ाद इस कोशिश में थे कि उनकी सज़ा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलाव किया जाए। ऐसे ही एक प्रयास के लिए वो इलाहाबाद पहुंची। इसकी भनक पुलिस को लग गई और जिस अल्फ्रेड पार्क में वो थे, उसे हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन आज़ाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।